और मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिन्हा। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें लेकर। राजनीतिक जगत की क्या है हलचल, मनोरंजन और साथ साथ में स्पोर्ट्स जगत का क्या है हाल, सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। रांची आंदोलन का क्या है हाल, रांची आंदोलन में क्या कुछ चल रहा है, मानसून सत्र में किस तरीके की तस्वीर की उम्मीद, हर एक अपडेट होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड की राजधानी रांची से ही जुड़ी हुई बड़ी खबर की। प्रदर्शनकारियों का आंदोलन जारी है। बीते दिन खबर सामने आ रही है कि देर रात पुलिस पहुंची है जयपाल स्टेडियम। दरअसल पुलिस के द्वारा इन छात्रों से अपील की गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि लगातार विधानसभा के घेराव का ऐलान इनके द्वारा जब किया जा रहा है तब जो प्रदर्शन है वो बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और आउट ऑफ कंट्रोल जाता हुआ भी नजर आ रहा है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग और इसी मांग को लेकर के छात्र लगातार मुखर नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कि 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लगातार ये जो गतिरोध है वो बरकरार नजर आ रहा है। अभी खबर ये सामने आ रही है कि बीजेपी के नेता भी पहुंचे हैं। रात के 12:30 बजे उपायुक्त, एसएसपी, एसपी और एसडीएम यहाँ पर जयपाल स्टेडियम पहुंचे। वही जगह है जहाँ पर इस वक्त स्टूडेंट्स डटे हुए हैं। आपको एक रिपोर्ट भी दिखा देते हैं। छात्रों का आंदोलन चल रहा है। इसी बीच में आज लगभग 12:30 बजे रात में जो एसएसपी हैं रांची के, जो डीसी रांची के हैं, वो प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचते हैं रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम में। और उसके बाद जो पुलिस की टीम है, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, वो पहुंचती है और छात्रों में एक तरीके से खलबली मच जाती है। उसके बाद अब बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं जिनको खबर मिल रही है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर जो हलचल है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और पुलिस की जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है रात के 1:30 बजे। अब इसके पीछे क्या मतलब है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इस वक्त स्थिति ये है कि यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है कि आखिर जो तमाम नेता जिनको खबर मिल रही है वो यहाँ पर आ रहे हैं और छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आखिर इतनी रात में प्रशासन की टीम क्यों आई, पुलिस की टीम क्यों आई, ये देखने वाली बात होगी। भ्रामक तथ्य है, मतलब कुछ वीडियोस को वायरल करने के लिए, मतलब ऐसे मतलब अब है कितने सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। अपनी वीडियो को उनको एक बढ़िया मौका मिल गया कि प्रशासन आ गया, उसमें अननेसेसरी की एक मतलब अफवाह फैलाई जा रही है कि अभी उठाने के लिए आगे उठाने के, इसीलिए हम एक्चुअल अकाउंट चाहते थे। नहीं उठाने के लिए नहीं आए हैं, बैठी हुई गाड़ी के पीछे बैठी हुई है। तो महिला पुलिस उठाने के लिए कितनी पुलिस दिख रही है आपको यहाँ, ये बताइए कितनी पुलिस उठाने के लिए किसी को नहीं आए हैं। हम लोग इधर सिक्योरिटी की जो तैयारी है या फिर जो कुछ जैसे कि वहाँ जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें जो कोर कमेटी उनके द्वारा भी बताया गया है कि जो कोर कमेटी के जो मेंबर्स है वो बोल रहे हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश करी। अभी भी हम लोग कुछ लोगों को वेरीफाई करने के लिए आए थे कि कौन है कौन नहीं है। अब एक लड़का मिला भी था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, खुद को आजमगढ़ का बता रहा है। अपनी आइडेंटिटी बताने पर मास्क लगा के कह रहा है मास्क तो नहीं हटाएंगे, हम नहीं बताएंगे हम कौन हैं। फिर कुछ रीज़न भी नहीं बता पाया कि क्यों आया है। हो सकता है कोई क्राइम करके आए हो किसी और स्टेट से, कैसे आए हो, उसका वेरिफिकेशन करना तो हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हमारी टीम आई तो छात्रों से जो है प्रशासन की टीम बातचीत करने के लिए आई। शाम को नाम और एड्रेस भी नोट कर रही थी वेरिफिकेशन, वो इसलिए कि हमें एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन तो रहे कि यहाँ है कौन नहीं है। अब यहाँ की जो कोर कमेटी है वही हमें रिक्वेस्ट कर रही है कि पुलिस का जो पुलिस है वो हमारा सहयोग करे, लोगों को आइडेंटिफाई करने में कोई क्रिमिनल तो नहीं घूम रहा है या किसी। अब देखिए कि जैसे ही ये खबर फैली कि स्टूडेंट्स के प्रदर्शन स्थल पर पुलिस पहुंची है, वैसे ही तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता नेता हैं वो भी धरना स्थल पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए हैं सरकार को घेरते हुए, आपको सुनवा देते हैं। शासन के जो सबसे बड़े पदाधिकारी यहाँ के हैं, डीसी, एसएसपी और सिटी एसपी, इस प्रकार के सीओ, एसडीएम, सब लोग यहाँ आए हैं। छात्रों को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्रों को हड़का करके एक तो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है सीजीएल, जेएसएससी और जेपीएसए के छात्रों को अलग अलग बांटने का, और रात्रि में इनको हड़का करके उठाने का प्रयास है। हम लोग यही बात बोलेंगे प्रशासन को कि भैया आप तो शक्तिशाली हो, इन कमजोर छात्रों को रात्रि के अंधेरे में, मैंने देखा अभी सारे स्ट्रीट लाइट यहाँ के ऑफ हो गए हैं, तो ये अंधेरे में इन बच्चों को हड़का के उठाने की क्या आवश्यकता है। आपको जो करना है, आपके हाथ में लाठी है, डंडा है, गोली है, सब कुछ है। आप दिन के उजाले में अगर हड़का के उठाना है तो दिन के उजाले में उठाइए ना।
रात में करने का क्या औचित्य है? यह गलत बात है। हम देख और फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में खबरें हमारे साथ लगातार जारी है। फिलहाल 7 बजे की 70 बड़ी खबरों के लिए आपको ले चलते स्टूडियो बरखा के पास। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। बात करेंगे हर घर तिरंगा अभियान की, जो कि जोरों शोरों से आगे बढ़ रहा है। और आज इसी कड़ी में एनडीए के तमाम जो सांसद हैं वो बाइक रैली तिरंगे के साथ में करते हुए नजर आएंगे। अब से थोड़ी देर में इसकी शुरुआत होने वाली है। भारत मंडपम से इसकी शुरुआत होगी, जिसमें एनडीए के तमाम सांसद और मंत्रियों की मौजूदगी रहेगी। क्या तैयारी है, फुल अपडेट आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में हर घर तिरंगा चल रहा है और इसी कड़ी में आज राजधानी दिल्ली में एनडीए के सांसद बड़ी बाइक रैली कर रहे हैं। इससे पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने भी मंगल बैठक में एनडीए के सांसदों के साथ वंदे मातरम के नारे लगाए और तिरंगा फहराया। आजादी के 79 साल पूरे होने के जश्न में जहां पूरे भारत में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, तो वहीं एनडीए के सांसद भी इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए बाइक रैली निकाल रहे हैं, जो दिल्ली के ही भारत मंडपम से शुरू होगी, इंडिया गेट तक चलेगी। सांसदों की इस बाइक रैली को कोई और नहीं बल्कि देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हरी झंडी दिखाएंगे। बाइक रैली का मकसद राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति तथा जन भागीदारी का संदेश देना है। इसी के साथ आज 10 बजे कर्तव्य पथ पर बीजेपी भी बेहद शानदार तिरंगा यात्रा निकालने वाली है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा तिरंगा यात्रा में हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे, जबकि इस तिरंगा यात्रा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मुख्य अतिथि होंगे। तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री आशीष सूद भी शामिल होने वाले हैं। वंदे मातरम का उद्घोष कर गर्व के साथ तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी को हर घर तिरंगा.com पर अपलोड करना ना भूलें। हर दिल तिरंगा, हर घर तिरंगा। और चलिए अब खबरों में बाढ़ और बारिश की बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार आईएमडी के द्वारा जो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं उसके अनुसार ये समझा जा सकता है कि कैसे नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में लगातार बारिश हो रही है। और आज भी मौसम विभाग ने देश के 19 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मॉनसून की प्रचंड रफ्तार के बीच मौसम विभाग ने नया अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 19 राज्यों के लिए भारी बारिश, आंधी की चेतावनी जारी की है। इस बारिश के साथ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी आशंका है और कुछ राज्यों में ओले गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। देश में मॉनसून के आक्रामक प्रभाव के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से टेंशन भरा अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड में तो आज बेहद भारी बारिश की चेतावनी है। आशंका है कि इस दौरान 12 जिलों के नदी नालों में फ्लैश फ्लड भी आ सकता है। माल देवता में ये सौंग नदी बहती है और यहाँ सिंचाई विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है। बाढ़ संभावित क्षेत्र है, नदी का जल स्तर बढ़ने की आशंका है, अतः नदी से उचित दूरी बनाए रखें, ये स्थिति है। और मैं आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ किस तरह से उत्तराखंड में इस समय स्थिति बनी हुई है। मैं देहरादून में हूँ। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में ये सौंग नदी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। अमूमन ये नदी सूखी रहती है, बरसाती नदी के रूप से भी जाना जाता है, बहुत कम इसमें पानी चलता है, लेकिन आज जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को साबित करती हैं कि पहाड़ों में किस कदर से बारिश हो रही है।
वहीं पश्चिम बंगाल में आज 8 जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है। बंगाल के उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर में बहुत भारी बारिश का अनुमान है, जबकि झाड़ग्राम, बांकुड़ा, पुरुलिया और पश्चिम बर्धमान समेत कई जिलों में 15 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ प्रशासन ने तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरों को 15 अगस्त तक समंदर में ना जाने की सलाह दी है। पहाड़ों में इस साल मॉनसून ने किस कदर तबाही मचाई है, ये आप हिमाचल से आए इन आंकड़ों को देखकर समझ जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में जारी मॉनसून के दौरान बारिश, भूस्खलन और हादसों में अब तक 157 मौतें हुई हैं। इनमें से 68 लोगों की जान प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि लैंडस्लाइड, बाढ़ की वजह से गई है, जबकि 89 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटनाओं में हुई है। इसके अलावा 257 लोग घायल हुए हैं और 2 लोग अभी भी लापता हैं। हिमाचल की 259 सड़कें भूस्खलन की वजह से बंद हो गई हैं। कुल 161 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं, जिससे कई इलाके अंधेरे में डूबे हैं। कुल 54 पीने के पानी की योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इस बार के मॉनसून में हिमाचल को अब तक 886 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और आज भी चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, बिलासपुर, किन्नौर, लाहौल स्पीति और सिरमौर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। और नॉर्थ ईस्ट में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि जो प्रशासन है वो अब हाई अलर्ट पर कैसे आ गया, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। आज एमपी के 18 जिलों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पन्ना, नरसिंहपुर, देवास, होशंगाबाद, भोपाल, इंदौर, खंडवा, गुना, मुरैना, श्योपुर, उज्जैन, विदिशा, अशोकनगर, नीमच, उमरिया, छिंदवाड़ा, कटनी और अशोकनगर में भारी बारिश, आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा के झोंके चल सकते हैं। रायसेन में लगातार 24 घंटों से हो रही बारिश की वजह से शहर की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई है। जिला मुख्यालय रायसेन समेत जिले के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब और चंडीगढ़ में आज से मॉनसून दोबारा रफ्तार पकड़ेगा। हिमाचल से सटे पंजाब के 3 जिले होशियारपुर, पठानकोट और रूपनगर में कुछ जगहों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चंडीगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश की आशंका है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में जारी मूसलाधार बारिश के चलते पठानकोट जिले में एक बार फिर बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। भारत पाक सीमा से सटे बामियाल सेक्टर में एक बार फिर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। उज्ज दरिया और जलालिया नाले अपने पूरे उफान पर हैं, जिनका पानी मुख्य सड़कों और खेतों से होते हुए रिहायशी इलाकों में दाखिल होने लगा है। राजस्थान के बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, पाली, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। बूंदी में तो सोमवार शाम से शुरू हुआ तेज बारिश का दौर मंगलवार सुबह तक आफत में बदल गया। लगातार कई घंटों तक हुई बारिश से शहर की तस्वीर बदल गई। सड़कें, नदी और गलियां नालों में तब्दील हो गई हैं। नवल सागर झील के ओवरफ्लो होने के बाद पुराने शहर की ओर पानी का बहाव बढ़ गया। कई इलाकों में तो 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जबकि मुख्य बाजार की सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखने को मिला। दुकानों के बाहर और घरों के आसपास पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है।
और चलिए बात करते हैं बीजेपी के बाहुबली पूर्व सांसद और बाहुबली नेता के नाम से जाने जाने वाले बृजभूषण शरण सिंह की, जिन्होंने लोकसभा के चुनावों को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि 2029 में वो एक बार फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि वो पूर्वांचल से किसी भी सीट से लड़ ले वो जीत जाएंगे। एक लाइन में अक्सर बोलता हूं, वही है वही जो राम रचि राखा। मेरी भूमिका क्या होगी ये ऊपर वाले तय कर चुके होंगे। हाँ, इतना जरूर है कि मैं राजनीति में रहूंगा। अब उसका स्वरूप क्या होगा ये ऊपर वाला तय करेगा और पार्टी तय करेगी, लेकिन राजनीति में अभी मेरी भूमिका शेष है। मैं एक तरीके से लोकसभा से बेइज्जत होकर के आया उस सदन से, और तब से आज तक मैं गया नहीं, और ना जाने का इरादा है कि मैं भूत प्रेत बन करके जाऊं। तो मेरी इच्छा तो है कि उस लोकसभा में चाहे एक दिन के लिए जाऊं, उस हाउस में जाऊं, ये मेरी इच्छा है। मौजूदा सांसद के तौर पे आप हाँ, एक बार जाना चाहते हैं, चाहे एक दिन के बाद इस्तीफा दे दें, लेकिन जाना जरूर चाहते हैं, क्योंकि वो लोकतंत्र का मंदिर है। उस मंदिर से मैं बेइज्जत होकर के आया हूँ, कलंक सहित आया हूँ। अब कलंक हट गया है तो उस मंदिर को एक बार जरूर प्रणाम करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे लिए सीट कोई मायने नहीं रखती है। हमको लगता है, चाहे मेरी गलतफहमी हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, लेकिन पूर्वांचल में 10-20 सीटें हैं। कहीं से भी अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ का माहौल मेरे अनुकूल हो जाएगा। जैसे जरा विस्तार से जानना चाहेंगे कौन कौन सी सीटें हैं जहाँ पे आप? देखिए, किसी भी सीट से, पूर्वांचल के किसी भी सीट से। अयोध्या भी शामिल है उसमें? अयोध्या भी शामिल है। सबसे पहला चुनाव मैंने कुश्ती संघ का हुड्डा को ही हराया था। उस समय भूपेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की सरकार थी। मैंने उनको चुनाव हराया था और 58 वोट थे उसमें। 58 में 6 वोट उनको मिले थे और 52 वोट मुझको मिले थे। एक तो कसक ये थी। दूसरा, वो इस केस के बहाने बीजेपी को निशाना बनाना चाहते थे, क्योंकि हरियाणा में चुनाव सन्निकट था। उनको लगा कि इसका लाभ हमें मिलेगा। और चलिए मैं आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर राम मंदिर ट्रस्ट के लिए सीईओ पोस्ट पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लगातार जारी है। बीते दिन सूत्रों के मुताबिक 8 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हुआ है सीईओ की प्रक्रिया में। इनसे मंदिर की व्यवस्था को लेकर, मंदिर में आगे के विजन को लेकर और तमाम जो सवाल हैं वो पूछे गए। क्या कुछ डिटेल्स आ रही हैं आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू शुरू हो गए हैं। ट्रस्ट के सीईओ के लिए कुल 5,200 आवेदन प्राप्त हुए थे। शुरुआती जांच पड़ताल के बाद चयन समिति ने लगभग 55 उम्मीदवारों के साथ बातचीत की थी। इसके बाद इंटरव्यू के लिए 18 आवेदकों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इनमें सेना, शिक्षा और कॉरपोरेट जगत से जुड़े अनुभवी लोग शामिल हैं। इंटरव्यू की प्रक्रिया चल रही है। 2 सितंबर को ट्रस्ट की बैठक में नए सीईओ के नाम का ऐलान हो सकता है। आप देख सकते हैं इसी रास्ते से वे लोग राम मंदिर के अंदर प्रवेश किए हैं, और जो विशेषज्ञों की टीम है वो भी इसी रास्ते से राम मंदिर के अंदर प्रवेश की है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ये जो इंटरव्यू है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको पूरी तरीके से गोपनीय रखा जाएगा। और 2 सितंबर को जब राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की बैठक है, उस बैठक के दौरान जो आधिकारिक रूप से सीईओ के पद पे जो चयनित होगा उसके नाम की घोषणा की जाएगी। ज्यादातर संतों ने इसका समर्थन भी किया। वो तो शासन का मामला, शासन जो निर्णय लेंगे वही मान्य होगा। मैं सदस्य लोग मानने के तैयार रहेंगे। तो क्या चंपत राय फिर से राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव बनने की रेस में सबसे आगे है? क्या 2 सितंबर की बैठक में भी इस पर फैसला हो सकता है? सवाल ये भी है कि अगर चंपत राय दोबारा ट्रस्ट से जुड़ते हैं तो क्या वो पुराना भरोसा कायम कर पाएंगे?
और चलिए बात कर लेते हैं राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के पूरे मुद्दे को लेकर आ रही खबर की, क्योंकि विपक्ष लगातार चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहा है सदन में। इसको लेकर के अब कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर चंदा चोरी का पूरा मामला राज्य का विषय है तो आखिरकार प्रधानमंत्री ने उद्घाटन क्यों किया? आप देखिए रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सड़क से संसद तक विपक्ष का हंगामा जारी है। इसी बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से जब रिपोर्टर ने सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, पहले उसे सुनिए। पूरे देश ने राम मंदिर पे आप लोग डिस्कशन चाह रहे हैं, सिग्नल इस बात के मिल रहे हैं कि जो ये है स्टेट का सब्जेक्ट है और इसके ऊपर मोदी जी ने उद्घाटन क्यों किया? और जब चंदा लेनी थी और इकट्ठी करनी थी तो सब पूरे देश ने दी ना। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर सरकार पर हमलावर रही है। सरकार से संसद में चर्चा कराने की मांग पर समाजवादी पार्टी लगातार हंगामा कर रही है। शिक्षा, परीक्षा और राम मंदिर दोनों एक दूसरे से जुड़े मुद्दे हैं। वो चर्चा ही नहीं करना चाहते। चर्चा के साथ साथ प्रभु राम जी का भी नाम नहीं लेना चाहते। जब चंदे की बात आएगी तो सदन में हम सब प्रभु श्री राम जी का नाम लेंगे, उसका भी नाम नहीं लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जो लोग लाठी मारे छात्र नौजवानों को, याद रहे भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। चंदा चोरी का बहुत बड़ा मुद्दा है जो डेफिनेटली सरकार को इसके पीछे हाथ है। उधर मुरादाबाद से सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा, राम मंदिर में चोरी हुई है, इससे विधर्मी कोई सरकार हो नहीं सकती। इस बार जनता ने मन बना लिया है, बीजेपी को हटाना है और अखिलेश को सीएम बनाना है। मंदिर की चोरी करवाने वाले इससे बड़े अधर्मी कोई हो नहीं सकते। तो पूरे प्रदेश की जनता ने अब की बार मन बना लिया है, क्योंकि सरकार से सभी किसान, छात्र, नौजवान, व्यापारी से लेकर के सब लोग इसके खिलाफ हो चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटा करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। सवाल ये भी है कि केवल राम मंदिर में दान चोरी पर राजनीति करने के लिए, वोट बैंक के लिए विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है। ओरिजिनल मसले से कुछ लेना देना नहीं है। शिवपाल के बयान से तो यही लगता है। और बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे सोरेन की पुलिस का क्या था मिडनाइट एक्शन। लेकिन उससे पहले आपको नेता और नेतागिरी से जुड़ी हुई 20 बड़ी खबरें स्टूडियो से बता। ये है कि आधी रात को जयपाल स्टेडियम पुलिस पहुंचती है और उसके बाद जो प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स थे उनमें हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। छात्रों में वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल वहां पर धरना स्थल से हटाने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। खबर ये भी है कि गिरफ्तारी की आशंका भी जाहिर की गई। देर रात प्रदर्शन स्थल पर बीजेपी के नेता पहुंचे। रात के 12:30 बजे उपायुक्त, एसएसपी, एसपी और एसडीएम वहां पर पहुंचे। छात्रों से बातचीत कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की गई। फिलहाल पुलिस की टीम स्टेडियम से वापस लौट चुकी है। प्रदर्शन स्थल पर शांतिपूर्ण माहौल है। छात्रों का आंदोलन चल रहा है। इसी बीच में आज लगभग 12:30 बजे रात में जो एसएसपी हैं रांची के, जो डीसी रांची के हैं, वो प्रोटेस्ट साइट पे पहुंचते हैं रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम में। और उसके बाद जो पुलिस की टीम है, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, वो पहुंचती है और छात्रों में एक तरीके से खलबली मच जाती है। उसके बाद अब बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं जिनको खबर मिल रही है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिस की टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पर जो हलचल है वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और पुलिस की जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात की गई है रात के 1:30 बजे। अब इसके पीछे क्या मतलब है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त जो स्थिति ये है कि यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक हैं, जो बीजेपी के नेता हैं, वो सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है कि आखिर जो तमाम नेता जिनको खबर मिल रही है वो यहाँ पर आ रहे हैं और छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आखिर इतनी रात में प्रशासन की टीम क्यों आई, पुलिस की टीम क्यों आई, ये देखने वाली बात होगी। नहीं आया था, कैसी बात करें, वो भ्रामक तथ्य है। मतलब कुछ वीडियोस को वायरल करने के लिए, मतलब ऐसे, मतलब अब है कितने सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं
अपनी वीडियो को उनको एक बढ़िया मौका मिल गया कि प्रशासन आ गया, उसमें अननेसेसरी की एक मतलब अफवाह फैलाई जा रही है कि अभी उठाने के लिए आगे उठाने के इसीलिए हम एक्चुअल अकाउंट चाहते थे। नहीं उठाने के लिए नहीं आए हैं, वहाँ बैठी हुई गाड़ी के पीछे बैठी हुई अरे तो महिला पुलिस उठाने के लिए कितनी पुलिस दिख रही है आपको यहाँ, ये बताइए कितनी पुलिस? उठाने के लिए किसी को नहीं आए हैं। हम लोग इधर सिक्योरिटी की जो तैयारी है या फिर जो कुछ जैसे कि वहाँ जो पत्थरबाजी हुई थी उसमें जो कोर कमेटी उनके द्वारा भी बताया गया है कि जो कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो बोल रहे हैं कुछ असामाजिक तत्वों ने हमारे प्रोटेस्ट को ख़राब करने की कोशिश करी। अभी भी हम लोग कुछ लोगों को वेरीफाई करने के लिए आए थे कि कौन है कौन नहीं है। अब एक लड़का मिला भी था, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, खुद को आजमगढ़ का बता रहा है, अपनी आइडेंटिटी बताने पे मास्क लगा के कह रहा है मास्क तो नहीं हटाएंगे, हम नहीं बताएंगे हम कौन हैं। फिर कुछ रीज़न भी नहीं बता पाया कि क्यों आया है। हो सकता है कोई क्राइम करके आए हो किसी और स्टेट से, कैसे आए हो, उसका वेरिफिकेशन करना तो हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हमारी टीम आई तो छात्रों से जो है प्रशासन की टीम बातचीत करने के लिए आई। शाम को नाम एड्रेस भी नोट कर रही थी वेरिफिकेशन। वो इसलिए कि हमें एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन तो रहे कि यहाँ है कौन नहीं है। अब यहाँ की जो कोर कमेटी है वही हमें रिक्वेस्ट कर रही है कि ये पुलिस का जो पुलिस है वो हमारा सहयोग करे लोगों को आइडेंटिफाई करने में, कोई क्रिमिनल तो नहीं घूम रहा है या किसी। बीते दिन जब धरना स्थल पर पुलिसकर्मी पहुंचे और जैसे ही ये खबर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मिली तुरंत वहां पर कार्यकर्ता पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्या कहा, नेताओं की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया, आपको सुनवा देते हैं। शासन के जो सबसे बड़े पदाधिकारी यहाँ के हैं, डीसी, एसएसपी और सिटी एसपी, इस प्रकार के सीओ, एसडीएम सब लोग यहाँ आए हैं। छात्रों को उठाने का प्रयास किया जा रहा है, छात्रों को हड़का करके एक तो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है सीजीएल, जेएसएससी और जेपीएसए के छात्रों को अलग अलग बांटने का, और रात्रि में इनको हड़का करके उठाने का प्रयास है। हम लोग यही बात बोलेंगे प्रशासन को कि भैया आप तो शक्तिशाली हो, इन कमजोर छात्रों को रात्रि के अंधेरे में, मैंने देखा अभी सारे स्ट्रीट लाइट यहाँ के ऑफ हो गए हैं, तो ये अंधेरे में इन बच्चों को हड़का के उठाने की क्या आवश्यकता है? आपको जो करना है, आपके हाथ में लाठी है, डंडा है, गोली है, सब कुछ है। आप दिन के उजाले में अगर हड़का के उठाना है तो दिन के उजाले में उठाइए ना, रात पे करने का क्या औचित्य है? यह गलत बात है। और छात्रों के इस आंदोलन के बीच रांची विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया कि सरकार 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा के साथ साथ 2023 से 25 के बीच में जो कई परीक्षाएं आयोजित की गई थी उसको रद्द किया गया है। लेकिन इस सबके बीच में जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं वो जेएसएससी और सीजीएल परीक्षा को रद्द करने की मांग के ऊपर अड़े हुए हैं। ऐसे में आगे कोर्स ऑफ एक्शन स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या होने वाला है? क्या तकरार बढ़ने वाली है या फिर डायलॉग से कुछ समाधान निकलता हुआ देखा जाएगा? आप हमारी रिपोर्ट देखिए। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को विधानसभा में सरकार का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि सरकार 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने के लिए तैयार है। टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की जांच भी कराई जाएगी। किन किन परीक्षाओं को हम रद्द करने जा रहे हैं, रद्द करने का निर्णय लेने की सरकार ने छात्रों को आश्वस्त किया है। किन किन परीक्षाओं को जांच करने का आश्वासन दिया है और ये सारी चीजें बड़ा ही मकड़जाल की तरह बुना हुआ जो इन्हीं के द्वारा बुनाया गया है अध्यक्ष महोदय। उधर प्रदर्शनकारी छात्र नेता रविंद्र पासवान ने डायरेक्ट सीएम सोरेन की अध्यक्षता में बातचीत की मांग की है। सरकार से सीधी बातचीत होगी, अगर मांगे नहीं मानी गई तो छात्र आंदोलन जन आंदोलन में बदल जाएगा। हमें सबका सहयोग चाहिए और अब तो मुझे लगता है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो इस छात्र आंदोलन को हम लोगों को जन आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। अब तय मानिए कि हमारे गार्जियन हमें सहयोग कर रहे हैं। हमारे गार्जियन जो सो जितने भी यहाँ छात्र हैं वो अपने मन से, ऐसा नहीं है कि अपना मन ही उसका ये है, उसके गार्जियन का भी आशीर्वाद और ताकत उनके साथ है। तो सरकार से मेरा विनती है कि इसे जन आंदोलन बनाने से रोक लीजिए, छात्र आंदोलन तक ही सीमित रहने दीजिए।
उधर पीएससी जेएसएससी न्याय मंच के छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अस्पताल से खुला खत लिखकर सोरेन सरकार को क्लियर कट मैसेज दिया है कि भले ही उनका शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन न्याय की मांग और संघर्ष का संकल्प कभी कमजोर नहीं हो सकता। इंसाफ मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि राज्य की सीआईडी जांच निष्पक्ष नहीं है और असली दोषियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप एग्जाम को रद्द करिए और एग्जाम रद्द नहीं भी करना चाह रहे तो सीबीआई को हैंड ओवर कर दीजिए। अदालत की निगरानी में समय सीमा के अंदर में जांच हो जाए और जिन जिन बच्चों की जो ग्रीवेंस है, जो तकलीफ है, जिन लोगों ने एग्जाम लिया, उन बच्चों को बुला करके और वो कमेटी बात करें, सीबीआई वह बात करेंगे, तो आप देखेंगे कहां गड़बड़ी हुई है, कहां गड़बड़ी नहीं हुई, सब पता चल जाएगा। उधर मशहूर संगीतकार और गायक विशाल ददलानी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर झारखंड और दिल्ली के छात्रों के खिलाफ हुई कथित हिंसा पर कड़ा विरोध जाहिर किया है। वीडियो में विशाल ददलानी ने केंद्र और राज्य दोनों सरकार को आड़े हाथों लिया है। मैं कल इंस्टाग्राम पे वापस आया और कल से वीडियोस देख रहा हूँ झारखंड में जो वायलेंस अनलीश हो रही है स्टूडेंट्स पे। छात्र जब जायज बात कर रहे हैं तो सरकारें नाजायज बात कर रही हैं। दिल्ली में भी वही हुआ और दिल्ली में जो हुआ उसके जिम्मेदार होम मिनिस्टर हैं, झारखंड में जो हो रहा है उसके जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर हैं। इस वीडियो के कैप्शन में विशाल ददलानी ने लिखा, भारत के युवा आगे बढ़ें और एक नए उम्मीद भरे भारत का निर्माण करें। इन सब के बीच अब देखना है कि रांची में आज क्या होता है। क्या छात्र आज भी सोरेन सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे या फिर बातचीत का नया दौर शुरू होगा। अब सूत्रों के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है सीआईडी की, उसमें जेपीएससी, जेएसएससी और सीजीएल परीक्षाओं को लेकर कई सारे जो बड़े खुलासे हुए हैं। हालांकि टाइम्स नाउ नवभारत इस रिपोर्ट की कोई पुष्टि ऑफिशियली नहीं करता है। लेकिन इस रिपोर्ट को क्योंकि सार्वजनिक भी नहीं किया गया, लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो ये बताती है कि इसके तार नेपाल से जुड़े हुए हैं। कैसे हुआ ये गड़बड़ झाला, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में, आपको दिखाते हैं डिटेल्स। रांची में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगों में प्रमुख मांग है कि जेएसएससी सीजीएल 2024 की परीक्षा को रद्द किया जाए और दूसरी मांग कि इस परीक्षा में धांधली और पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। छात्रों को सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है और उनकी ये दो मांगे हैं जो सरकार नहीं मान रही है। नव भारत के हाथ कुछ दस्तावेज लगे हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि कैसे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली हुई। ये वही 43 पन्नों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ दिख रहा है जेएसएससी सीजीएल में कैसे पेपर लीक का पूरा रैकेट काम कर रहा था। सूत्रों से जो दस्तावेज हमें मिले हैं उसके मुताबिक 1 जनवरी 2025 को सीआईडी की जांच शुरू हुई और मार्च 2025 तक जांच की रिपोर्ट बना ली गई, लेकिन इस रिपोर्ट को कहीं सार्वजनिक नहीं किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक पेपर लीक हुआ था और इसके तार नेपाल तक से जुड़े थे। हालांकि ये दस्तावेज कहीं पेश नहीं हुए हैं, लेकिन ये दस्तावेज बहुत कुछ कह रहे हैं। ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि छात्रों की मांगे बिल्कुल जायज हैं, बिल्कुल सही हैं। सीआईडी ने स्पष्ट तरीके से एक आरोपी के बयान में ये उल्लेखित किया है कि नेपाल में 135 आंसर रटवाया गया था, कई अभ्यर्थियों को रटवाया गया था, उसमें से 120 आंसर हूबहू मैच किया है। इससे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है? लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इसको कोर्ट में पेश नहीं किया जाता है मैडम। और जब टीम बदल जाती है, 3 बार सीआईडी का टीम को बदला गया है, 3 बार। इसलिए बदला गया केवल और केवल लीपापोती के करने के लिए, सच्चाई को दबाने के लिए मैडम।
JSSC CGL पेपर लीक मामले में 15 अभ्यर्थियों से 12-12 लाख रुपए लेने का दावा सामने आया है। CID के सामने अभय तिवारी के कथित स्वीकारोक्ति बयान के मुताबिक बोकारो में 15 छात्रों को परीक्षा से पहले पेपर रटवाया गया और उनसे कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपए वसूले गए। अभय तिवारी खुद JSSC CGL में 48वीं रैंक से पास हुआ था। उसके भाई अक्षय तिवारी और भाई की पत्नी सुषमा कुमारी का भी चयन हुआ। अभय TDPL का मार्केटिंग मैनेजर था और गिरफ्तारी के समय गोड्डा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर कार्यरत था। JPSC में नौकरी के कथित रेट कार्ड का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक CID पूछताछ में FRO पद के लिए 20 से 25 लाख और ACF के लिए 30 से 35 लाख रुपए लेने की बात सामने आई है। 20 अभ्यर्थियों से करीब 5 करोड़ 80 लाख रुपए की कथित वसूली का दावा है। इनमें FRO के 12 और ACF के 8 अभ्यर्थी बताए जा रहे हैं। कथित तौर पर 19 अभ्यर्थी सफल हुए जबकि 1 अभ्यर्थी असफल रहा। जांच में कथित नेटवर्क से जुड़े दलालों, रिजल्ट पर दबाव और हाईकोर्ट की PIL को प्रभावित करने के लिए कथित 3 करोड़ की डील के दावों की भी जांच हो रही है।